अब अपन क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। मिरर का कॉम्बिनेशन है ना। तो देखो मिरर के कॉम्बिनेशन का क्या एक बेसिक फंडा होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये कॉनकेव मिरर है, ये एक दूसरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी 10 सेंटीमीटर का, इससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, और मान लीजिए ये दूरी 120 सेंटीमीटर आपको दे रखी। इस मिरर को मैंने M2 बोल दिया और इस मिरर को मैंने बोल दिया M1। आपसे कहा गया टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2, find image after 2 reflections। पहला रिफ्लेक्शन आपको लेना है M2 से और 2 रिफ्लेक्शंस के बाद इमेज ड्रॉ करनी है, कैसी बनेगी। तो इस तरीके के सवाल में क्या करते हैं पहले समझ लीजिए। इस तरीके के सवाल का एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि आप जिस मिरर से इमेज ले रहे हैं उसकी इमेज बनाते चले जाइए और साथ साथ एक रे डायग्राम भी बनाते चले जाइए ताकि चीजें आपके लिए इजी हो जाए। तो देखिए क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट तक हम बाद में पहुंचेंगे, पहले देखते हैं क्या है। क्या पहला रिफ्लेक्शन M2 से लो, मतलब यहां से जो रे ऑफ लाइट जा रही है वो पहले जाके M2 को हिट कर रही है, यानी कि पहले अपने को M2 से इमेज बनानी। तो अगर मुझे कोई M2 से इमेज बनानी है, M2 से, तो M2 से मिरर फॉर्मूला इज 1/v + 1/u = 1/f। v मुझे निकालना है, u हो जाएगा -60, फोकल लेंथ हो जाएगा -20। 1/60 - 1/20, this gives you v का वैल्यू -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि ये वाला जो मिरर है वो -30 पे इमेज बना रहा है, और कितनी हाइट की बना रहा है वो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए लगा दोगे HI/HO = माइनस का V/U। हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 है, माइनस का V है -30 और U है -60, माइनस माइनस कट गया, 30 से कट के यहाँ पे 2 आया, HI आ गया -5। इसका मतलब काफी कुछ क्लियर हो गया कि ये वाला जो मिरर है ये 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर मतलब यहां पर कहीं पर इमेज बना रहा है, वो भी उल्टी 5 की, 5 सेंटीमीटर की इमेज बना रहा है, A' B'। पहले मिरर की इमेज समझ में आ रही है? यस सर। अब देखिए मैंने क्या बोला कि इसमें क्या करना जरूरी होता है, साथ साथ रे डायग्राम बनाते रहना बहुत जरूरी होता है। तो अगर इस पहले वाले मिरर ने, इस वाले मिरर ने यहाँ इमेज बनाई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट से जितनी भी रेज जाके इस मिरर को हिट करी है वो सारी की सारी रिफ्लेक्शन के बाद यहीं आई होगी। इसका मतलब जो रे यहाँ से पैरेलली गई है वो फोकस से होकर यहाँ आई होगी, जो ऐसे किसी एंगल पे गई है वो भी आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं आई होगी, ये वाली भी आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं आई होगी, तब यहाँ पे इमेज बनी होगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। मैं इन सारी रेस को ना देखते हुए एक सबसे अच्छी सब प्यारी सी रे देख रहा हूँ, देखो कौन सी वाली। मैं वो वाली रे देख रहा हूँ जो यहां से जाके पोल पे हिट करी होगी किसी एंगल आई पे, उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होके वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ आई होगी, उसे आना ही यहाँ पड़ेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, तभी यहाँ इमेज बनेगी। क्या आपको ये रे डायग्राम समझ में आता है? यस सर। लेकिन क्या ये लाइट है? देखो ये लाइट है, लाइट ऐसे आई यहाँ से टकरा के ऐसे आई, तो क्या ये लाइट यहाँ रुक जाएगी? रुकेगी थोड़ी, रुकेगी थोड़ी, ये लाइट आगे जाएगी और आगे जाके किस मिरर को टकराएगी?
M1 M1 से। क्या आप एक रे अगर और देखना चाहो? वैसे एक रे मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। तो अब एक बात बताओ, दिमाग लगाओ और सोच के बताओ, अगर ये रे जाके M1 को टकराएगी तो अब मैं M1 से पूछता हूँ, इस वाले मिरर से पूछता हूँ कि बेटा मिरर मुझे बता कि तुम्हारे लिए इंसिडेंट रे कौन है? तो ये मिरर कहेगा ये है इंसिडेंट रे। मैं कहूंगा सही है। मैं इस M1 से पूछूंगा ये रे कहां से आ रही है, तो वो कहेगा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये वाली रे जो है वो बी डैश से आ रही है। बी डैश मतलब इस इमेज की टिप से आ रही है। बोलो यस और नो। yes sir यस सर। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि जो पहले वाले मिरर की इमेज है वो अगले वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, जैसा हमने प्लेन मिरर में भी देखा था। इस मिरर की इमेज इसके लिए बन जाएगी ऑब्जेक्ट, यानी कि अब इस मिरर के लिए ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, यानी कि ये मिरर इमेज बना देगा ए डैश बी डैश की। क्या ये बात समझ पाए आप? यस सर। तो अब हम लोग यही पूरा मिरर फॉर्मूला लगा देंगे M1 के लिए। तो थोड़ा दूरी वूरी देख लेते हैं। ये टोटल दूरी हमें 120 दे रखी थी, 120 में से ये 30 हो गया। इसका मतलब यहां से लेकर ये दूरी कितना है? 90 सेंटीमीटर है ना, 90 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यस M1 सर। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो क्या आता है? मुझे मिलेगा 1/v। u कितना होगा? देखो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, तुम डिस्टेंस मेजर करने ऐसे जाओगे तो माइनस से 90 हो जाएगा, और फोकल लेंथ तो नेगेटिव है ही क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर। ये आ जाएगा 90 और 30 का एलसीएम 90, 1 माइनस 3 यानी कि v आ जाएगा -45 सेंटीमीटर। -45 का मतलब यहां से कहीं 45 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही होगी। इतनी बात तो क्लियर हो ही जानी चाहिए। दूसरी चीज, उसकी हाइट भी निकालनी पड़ेगी। तो हाइट निकालने के लिए आप इस मिरर पे लगाएंगे HI/HO इज इक्वल टू माइनस का V/U। तो इसको जब मैं लगाऊंगा तो HI मुझे निकालना है। जब मैं HO की बात कर रहा हूं तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी हाइट है -5। HO की जगह लगेगा -5 इज इक्वल टू माइनस V कितना आया है? -45 और U है -90। माइनस माइनस कट गया, ये माइनस माइनस भी कट गया, 45 से काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यानी कि HI आ जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। 5/2 प्लस से आ रहा है, प्लस से आने का मतलब कि जो इमेज बन रही है वो यहां बन रही है। फाइनल इमेज ये रही, A डबल डैश B डबल डैश, और कितने हाइट की बन रही है? 2.5 सेंटीमीटर की। क्या ये बात समझ में आई? यस yes सर। sir इसका मतलब ये है कि मैं अगर अपने रे डायग्राम को कंप्लीट करूं तो मुझे अब एक चीज समझ में आ गई कि यहां से जो रे आई थी वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई, ऐसे होके आके इस मिरर से टकराई, और क्योंकि ये फाइनल इमेज है इसका मतलब यहां से टकरा के पक्की बात है रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई होगी, तभी यहां पर इमेज बनी होगी फाइनल। क्या ये बात चमकी आपको? यस सर। हमने कितने रिफ्लेक्शन काउंट कर लिए हैं? 2 2 काउंट कर लिए। 2 रिफ्लेक्शन। यस सर। का मतलब यहाँ आप रुक जाएंगे, यही आपका आंसर है। लेकिन अगर मान लो पेपर में नहीं लिखा होता 2 रिफ्लेक्शन, मान लो लिखा होता 3 रिफ्लेक्शन काउंट करो, तो उस केस में तुम क्या करते? क्योंकि ये यहाँ रुकेगा थोड़ी, अगर तुम सोच के देखो तो ये लाइट यहाँ रुक थोड़ी जाएगी, ये लाइट ऐसे और आगे जाएगी। और अगर ये मिरर को तुम ऐसे एक्सटेंड करके देखो, मान लो इस मिरर का कर्वेचर ऐसे बड़ा करके देखो, फिर से वो लाइट M2 से टकरा जाएगी, तो फिर से M2 इमेज बनाएगा। लेकिन अब M2 इमेज किसकी बनाएगा? M2 इसकी इमेज बनाएगा A डबल डैश B डबल डैश की, यानी कि अब इस मिरर की जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, फिर इसकी इमेज इसके लिए बन जाएगी, फिर इसकी इमेज इसके लिए बन जाएगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इसलिए जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो उसमें लिख के आएगा कि भैया कितने के बाद रुक जाना है, तो जब वो कह देगा उतने के बाद रुक जाना, वही आपका फाइनल आंसर होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। किसी भी बच्चों को डाउट? सर AB से कोई रे क्यों नहीं पड़ती है M1 पे? AB से? यस सर क्योंकि बेटा लिखा है ना पहला रिफ्लेक्शन M2 से लेना है। सर वरना पड़ रही होगी ना? हाँ बिल्कुल पड़ रही होगी, बट उसने कहा दिया कि पहला रिफ्लेक्शन M2 से लेना, मतलब ये मानो कि यहाँ से रे पहले इधर ही जा रही है फिर टकरा के आ रही है। समझ आई? यस सर कोई डाउट?
नो सर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है, वो आप समझेंगे। पहले उसको मैं दिखाऊंगा आपको, फिर आप उसको समझेंगे कि वो बेसिकली हमें क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखिए, अगर मैं कैलकुलेट करूं m ओवरऑल, मतलब ओवरऑल क्या मैग्निफिकेशन आया है, तो मैग्निफिकेशन होता क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल शुरुआत में ये ऑब्जेक्ट था और फाइनली ये इमेज है, ये फाइनल इमेज है, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट इज फाइनल एचआई? फाइनल एचआई इज 2.5 एंड फाइनल एचओ मतलब ओरिजिनल एचओ इज 10, यानी कि ओवरऑल मैग्निफिकेशन इज 1/4। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। अगर कोई मुझसे कहे व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ सेकंड मिरर, इस वाले मिरर की क्या मैग्निफिकेशन है, तो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन था, इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट था और इस मिरर की ये इमेज है, तो इसके लिए एच आई अपॉन एच ओ लगाओ। तो इस मिरर के लिए एच आई हो जाएगा -5 और एच ओ हो जाएगा 10, यानी कि इस मिरर की मैग्निफिकेशन हो जाएगी -1/2। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. कोई अगर पूछे व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर नंबर 1, इस मिरर की मैग्निफिकेशन कितनी है, तो इस मिरर के लिए एच आई क्या है, इस मिरर के लिए एच आई है 2.5 और इस मिरर के लिए एचओ है -5, क्योंकि इस मिरर के लिए ये वाली इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही थी, तो ये -5 हो जाएगा, यानी कि इसकी मैग्निफिकेशन आ जाएगी -1/2। क्या बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है कि अगर मैं पहले मिरर की मैग्निफिकेशन को और दूसरे मिरर की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ओवरऑल मैग्निफिकेशन मिल जाएगी। -1/2 इंटू -1/2 इज 1/4। दैट मीन्स एक बहुत बड़ा रिजल्ट आ गया, वो आ गया कि जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन होती है वो हर मिरर की मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर मान लो 3 मिरर होते या तीसरा रिफ्लेक्शन भी काउंट होता तो आंसर हो जाता है m1 इंटू m2 इंटू m3। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। Yes, sir. अब आपको एक चीज समझनी है कि सर ये चीज कैसे आ रही है, ये चीज आ कैसे रही है, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक मिरर की मैग्निफिकेशन 2 है, एक मिरर की मैग्निफिकेशन 2 है और दूसरे मिरर की मैग्निफिकेशन 3 है, तो जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन हमें उन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलेगी वो 6 मिलेगी। 2 इंटू 3 6। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। इसको कैसे फील करेंगे आप, इसको कैसे आप फील करेंगे, तो इसको आप ऐसे फील करिए। मान लीजिए आपने जो ऑब्जेक्ट लिया वो 1 मीटर का है, ऑब्जेक्ट लिया वो 1 मीटर का है, तो बेटा जिस मिरर की मैग्निफिकेशन 2 है जब उससे रिफ्लेक्शन होगा तो क्या तुम्हें समझ में आता है वो 1 को 2 कर देगा? यस सर। वो 1 को कितना कर देगा, इमेज कितनी कर देगा उसकी? 2। तो अब ये जो 2 की इमेज बनी यही तो अगले वाले के लिए ऑब्जेक्ट बनेगी कि नहीं बनेगी? Yes, sir. और उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है अगले वाले की? 3। 3। इसका मतलब 3 गुना कर रहा है, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो 3 गुना किसे करेगा, 1 को 3 गुना करेगा कि 2 को 3 गुना करेगा? 2 को। तो पहले वाले मिरर ने 1 को 2 किया, दूसरे वाले मिरर ने 2 को 6 कर दिया। नहीं आई बात समझ में? यस सर आ गए। तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कितने का था, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था 1 मीटर का, जबकि जो फाइनल इमेज मिली वो कितने की मिली, वो मिली 6 मीटर की, यानी कि सीधे 1 से 6 हो गई, यानी कि 6 गुना हो गई कि नहीं हो गई? तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन 6 टाइम्स आई, 2 इंटू 3। यस और नो? यस सर। बोलो बेटा, कोई डाउट, नो सर। कोई भी समस्या? No, sir. ठीक है, तो मिरर के इतने फंडे क्लियर है आपको या इसमें कोई समस्या है? बोलिए, मिरर के इतने फंडे क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है सर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो, किसकी बात करते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्रैक्शन? बताओ बताओ, क्या होता है रिफ्रैक्शन? सर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में लाइट डेविएट हो जाती है, उसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। हाँ भैया, देखो, बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from
one medium to another। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें समझने वाली है? समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए ये एक बाउंड्री है और इस तरफ एक मीडियम है, मीडियम 1, और इस तरफ एक दूसरा फिजिकल मीडियम है, मीडियम 2। मीडियम अलग अलग होने का मतलब मान लो यहाँ एयर है या पानी है, या पानी है या ग्लास है, यहाँ एयर है या ग्लास है, दो अलग अलग मीडियम हो सकते हैं। तो लाइट मान लो मीडियम 1 से ऐसे आई और ऐसे करके हिट कर गई, तो इस पॉइंट पे मैंने बनाया नॉर्मल, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मीडियम चेंज नहीं होता, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है, अगर ये यहाँ से टकरा के ऐसे वापस चली जाती इसी मीडियम में वापस सेम एंगल बनाते हुए, तब हम इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं कि रिफ्लेक्शन कहते हैं? रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर इसका मीडियम चेंज हो रहा है, मतलब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 के अंदर घुस रही है, तो हम क्या सोचेंगे? अगर कोई मुझसे पूछे लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है, तो आप सोचो इस डायरेक्शन में लाइट आई है, तो ये है लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन, ओरिजिनल रास्ता, जिस रास्ते पे लाइट जाना चाहती थी, दिस इज ओरिजिनल पाथ। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। बेंड हो जाने, इस ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाने को ही हमने बोला रिफ्रैक्शन। अब बेंड दो तरीके से हो सकती है, इस ओरिजिनल रास्ते से बेंड होना है, एक तो है कि अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी, मतलब ऐसे को चली जाएगी, या एक है ओरिजिनल रास्ते से बाहर की तरफ बेंड हो जाएगी, मतलब ऐसे जाना चाह रही थी, अब या तो अंदर की तरफ चली गई या बाहर की तरफ चली गई। ये दो तरीके से बेंडिंग हो सकती है। तो ये वाली जो बेंडिंग होती है इसको बोलते हैं टूवर्ड्स द नॉर्मल। आप देख सकते हैं लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, ये रहा नॉर्मल, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, और इस वाली नॉर्मल को, इस वाली बेंडिंग को बोलते हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि लाइट नॉर्मल से दूर बेंड हो गई है। बोलिए बात समझ में आती है? यस सर। इसी फिनोमेना को क्या नाम दिया गया है? रिफ्रैक्शन। ऑल्सो रिफ्रैक्शन में एक चीज याद रखनी होती है, कि जब लाइट का मीडियम बदलता है तो उसकी स्पीड बदलती है, उसकी वेवलेंथ भी बदल जाती है। मीडियम बदलने से लाइट की स्पीड और लाइट की वेवलेंथ बदल जाती है, पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती बेटा, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट की स्पीड बदल जाती है। लाइट की स्पीड एयर में अलग होगी, पानी में अलग होगी, ग्लास में अलग होगी, बेंजीन में अलग होगी। सबसे तेज स्पीड लाइट की किसमें होती है? तो बचपन से पढ़ के आए, वैक्यूम में सबसे तेज होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसे अपन स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों? वेलोसिटी बदल रही है, वेवलेंथ बदल रही है। अच्छा, आपने एक रिलेशन ये पढ़ा है, वेलोसिटी ऑफ अ वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ के बीच में ये रिलेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस सर। 9th क्लास में पढ़ा होगा, V = F लैम्डा। यस। यस सर। तो मैंने कहा फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो नहीं रही, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब यहां से अपने दिमाग में एक चीज और यहीं से बिठा लो, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही तो जितना चेंज वेलोसिटी में आएगा, जिस तरीके का चेंज वेलोसिटी में आएगा वही चेंज वेवलेंथ में आएगा। यानी कि अगर वेलोसिटी 2 गुनी हो जाएगी तो लैम्डा भी 2 गुना हो जाएगा, वेलोसिटी आधी हो जाएगी तो लैम्डा भी आधा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यानी कि V is directly proportional to लैम्डा। so far so good। यस सर। Yes, sir. और सवाल अभी भी ये है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट क्यों है, फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होती? जब लाइट का मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होती? तो क्या जवाब देंगे आप इसके लिए? कोई जवाब है? सोच के बताइए। इसका उत्तर आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी की बेसिक डेफिनेशन में। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब यही तो होता है कि नंबर ऑफ लाइट वेव्स एमिटेड पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितनी लाइट वेव्स एमिट हो रही हैं। बोलो हाँ या ना? यस सर। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही तो होता है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स निकल रही हैं, उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हाँ या ना? यस सर। तो सोच के बताओ बेटा, एक बल्ब है मेरे पास, एक बल्ब है, वो बल्ब एक सेकंड में 100 लाइट वेव्स एमिट कर रहा है।
तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज हो गई। यस। yes sir, अब अगर उस बल्ब को मैं पानी में ले जाके जलाऊं तो पानी में 1 सेकंड में कितनी वेव्स एमिट करेगा? 100 100 ही करेगा, आया ना? yes sir, यानी कि फ्रीक्वेंसी उसकी पानी में भी कितनी रहेगी? 100 hertz इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सोर्स की प्रॉपर्टी है, जिससे लाइट पैदा की जा रही है उसकी प्रॉपर्टी है। इसीलिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, नॉट ऑफ द मीडियम। क्या ये बात समझ में आई? yes sir, कोई दिक्कत? no sir, अब एक टर्म हम डिफाइन करने जाते हैं जिसको बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और एक टर्म बोलते हैं जिसको हमने बोला ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यहाँ पर दो चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी हमारी आपसे बात हुई कि लाइट की वेलोसिटी हर मीडियम में अलग अलग होती है। तो रेयरर और डेंसर की बात तब होती है जैसे मान लीजिए अगर मैं दो मीडियम को कंपेयर कर रहा हूं, तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी वो रेयरर होगा, जिसमें लाइट की स्पीड रिलेटिवली कम होगी वो डेंसर। और यहां से एक बात और क्लियर हो जाती है कि ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। हम किसी भी मीडियम के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये डेंसर है, वो डिपेंड करता है मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं, क्योंकि ये रिलेटिव टर्म्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, मान लो मेरे पास एक मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड 1.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। एक दूसरा मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। एक तीसरा मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड 2.3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों को, तो लाइट की स्पीड किस में ज्यादा है? V2 में ज्यादा है। तो आप कहोगे ये रेयरर है, ये डेंसर है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? yes sir, लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं 2 और 3 को, तो अब लाइट की स्पीड 3 में ज्यादा है, तो अब आप कहोगे ये रेयरर है, ये डेंसर है। बोलो हाँ। yes sir, यानी कि अगर आप मीडियम 2 को ध्यान से देखें तो वो एक के लिए डेंसर है, दूसरे के लिए रेयरर है। यानी कि एक मीडियम रेयरर भी हो सकता है, डेंसर भी हो सकता है, डिपेंड करते हैं कि उसे कंपेयर किससे कर रहे हैं। क्या आपको ये बात समझ में आती है? लेकिन जो वैक्यूम है, वैक्यूम या एयर, वो तो रेयरर ही है, उससे ज्यादा रेयरर नहीं हो सकता कुछ भी, है ना? yes sir, वैक्यूम से ज्यादा स्पीड किसी मीडियम में नहीं हो सकती। कोई भी मीडियम को आप वैक्यूम से कंपेयर करेंगे तो वैक्यूम में ही स्पीड हमेशा ज्यादा होगी, यानी कि वैक्यूम हमेशा रेयरेस्ट मीडियम होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? yes sir, पक्की बात। यहां से समझने वाली दूसरी बात, यहां से समझने वाली दूसरी बात यह है कि रेयरर और डेंसर का फिजिकल रेयरिटी या फिजिकल डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में यहाँ से मिसकंसेप्शन हो जाता है कि सर डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज कितनी क्लोजली पैक्ड है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि शहद ज्यादा डेंस होता है कि हवा ज्यादा डेंस होती है, तो आप कहेंगे सर शहद ज्यादा डेंस होता है, शहद के पार्टिकल ज्यादा पास पास होते हैं, हवा के पार्टिकल ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो शहद क्लोजली पैक्ड होता है इसलिए शहद की डेंसिटी ज्यादा है। पर वो जो डेंसिटी की आप बात कर रहे हैं ना, दैट इज फिजिकल डेंसिटी। यहां जो है डेंसर और रेयरर है, इसका उस डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई मीडियम फिजिकली ज्यादा डेंसर हो पर वो ऑप्टिकली रेयर हो, इसलिए पीछे साथ में वर्ड ऑप्टिकली लगाया गया। ऑप्टिकली का मतलब कि हम ये रेयर और डेंसर सिर्फ लाइट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। लाइट के रिस्पेक्ट में देखने का मतलब सिर्फ स्पीड में बात हो रही है, इसका उसकी एक्चुअल फिजिकल डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? yes sir, क्लियर है? yes sir, ठीक है। तो अब आप बेसिक थंब रूल की तरह याद रखेंगे कि अगर एक रेयरर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम है, तो जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। और जब भी लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी, इट विल ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से हमेशा दूर की तरफ बेंड करेगी। इसको आप बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आप बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा,
एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आई और एंगल आर बराबर तो कभी भी नहीं होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? चलो, क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? आवाज आ रही है? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. आगे देखो, एब्सोल्यूट refractive index mu of a medium, प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जब भी हमेशा कभी भी एब्सोल्यूट बोला जाता है, दिस इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो लाइट एयर में आ रही है। किस में आ रही है? एयर में, और एयर से किसी मीडियम में जा रही है, एयर से किसी मीडियम में जा रही है। याद रखना, जब आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो आप हमेशा बात कर रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या लाइट एयर से आ रही है और ऐसे जा रही है किसी भी मीडियम में, दिस इज मीडियम 1, और फिर से एयर में आ रही है, आई एंगल पे, सेम एंगल पे आ रही थी, दिस इज मीडियम 2। अब तुम फोटो देख के बताओ, दोनों ही केस में लाइट एयर से आ रही है, सेम एंगल पे आ रही है, कौन से मीडियम ने लाइट को ज्यादा बेंड किया है? 2 ने ज्यादा बेंड किया है। इसका मतलब 2 की लाइट बेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। इसका कहने का मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुल मिला के मोटा मोटा मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मोटा मोटा मतलब होता है लाइट बेंडिंग कैपेसिटी of a medium when it is incident from air। जब वो लाइट एयर से इंसिडेंट हो रही है, एब्सोल्यूट हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है, तो वो कितना उसको बेंड कर सकता है, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। और मैथमेटिकली इसे कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे आप म्यू से डिनोट करते हैं, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आई होप एवरीबॉडी नोस, सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यहां से मुझे दो चीजें पता चल गई। पहली चीज, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सबसे बड़ा होता है, मतलब मीडियम की जो स्पीड है वो सी से ज्यादा तो नहीं हो सकती, यानी कि जो रेशो है ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा है। हद से हद क्या हो सकता है? अगर मीडियम को वैक्यूम ही ले लिया जाए या मीडियम को एयर ही ले लिया जाए तो सी, ये भी सी बन जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 1 से छोटा नहीं हो सकता, यानी कि म्यू लेस देन 1 थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। mu is always greater than or equal to 1। क्या ये बात चमकी आपको? यस सर। ऑल्सो यहां से दूसरी बात जो मुझे पता चलती है, जो दूसरी बात मुझे समझ में आती है, वो ये समझ में आती है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा है उसे रेयरर बोला था, जिसमें स्पीड कम है उसे डेंसर बोला था। लेकिन क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेयरर में अगर स्पीड ज्यादा है तो रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और डेंसर में अगर स्पीड कम है
तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है और एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, तो अब आप देख के बता सकते हैं कि जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डेंसर है, जिसका कम है वो रेयरर है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कुछ स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपको याद होने चाहिए। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, क्योंकि एयर में जो स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट सी के बराबर ही होती है, तो 1 आ जाएगा। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दैट इज 1.33। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दैट इज 1.5। और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोन सब्सटेंसेस में सबसे ज्यादा होता है 2.4 के आसपास, यानी कि डायमंड दुनिया का सबसे डेंस सब्सटेंस है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? यस सर। कोई डाउट? नो सर। No, sir. तो ये तो जो बात हुई हमारी, ये हुई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो पहले ध्यान सुनना, इसको डिफाइन कैसे किया है। अगर मैंने लिखा है μ21, क्या लिखा है? μ21, इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब मैं एयर के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल रहा, मैं दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, यानी कि दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और बाय डेफिनेशन इसे डिफाइन कैसे करते हैं? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने लिखे हैं ये विद रिस्पेक्ट टू एयर है, क्योंकि इसमें 2 के आगे कुछ नहीं लिखा, 1 के आगे कुछ नहीं लिखा, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एयर है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे एग्जांपल के तौर पे, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो मैं कहूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 divided by refractive index of water is 4/3. The answer will be 9/8. This is refractive index of glass with respect to water. Any problem? नो सर। क्लियर हुआ इतनी बात? यस सर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करके दिखाओ। If μ21 is 3/2, if μ21 is 3/2 and μ31 is 7/4, find μ32। निकालो क्या आंसर है? आया कुछ आंसर बेटा? 7/6। 7/6 कैसे निकाला? देखो अपने को दिया क्या है, μ21 दे रखा है। μ21 का मतलब μ2 अपॉन μ1 3/2 पता है, μ31 पता है, यानी कि μ3 अपॉन μ1 7/4 पता है। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे μ32 चाहिए, तो μ32 का मतलब मुझे μ3 अपॉन μ2 चाहिए, यही तो चाहिए। अब इन दोनों से मैं ऐसा क्या करूं कि ये आ जाए? तुम बताओ क्या करूं? अगर इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूं और इक्वेशन 2 बोल दूं तो मैं ऐसा क्या करूं? बहुत क्लियरली दिख रहा है, सेकंड वाले को सर फर्स्ट से डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे μ1 कट जाएगा, आपको मिल जाएगा μ3 अपॉन μ2 is 7/4 into 2/3. The answer will be 7/6. कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। ठीक है।
रिफ्रैक्शन के लॉस की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है रिफ्रैक्शन के लॉस। तो रिफ्रैक्शन के लॉस में क्या क्या अपना समझ सकते हैं कि मान लो ये एक बाउंड्री है, ये एक इंसिडेंट रे आई एंगल पे और ऐसे करके रिफ्रैक्ट होकर चली गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना r, μ1 μ2। ठीक है जी। पहला लॉ तो वही है घटिया लॉ अपना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये तो दिख ही रहा है यार, फोटो में दिख रहा है, ये तीनों चीजें, ये नॉर्मल और ये इसी तीनों बोर्ड के प्लेन में। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट ऐसे आए और रिफ्रैक्टेड रे ऐसे प्लेन से बाहर निकल के आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा लॉ है स्नेल्स लॉ, क्योंकि रिफ्रैक्शन की जान है, काफी यूज होगा स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ क्या कहता है, अगर आपसे कोई पूछे कि स्नेल्स लॉ क्या है, कई किताबों में क्या होता है बेटा, स्नेल्स लॉ ना बड़ा घुमा फिरा के लिखा होता है, लेकिन जब भी आप लॉ बताते हैं, कोई भी लॉ आप कोट कर रहे हैं, याद रखिएगा इस बात को, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एग्जैक्टली वही बात बताएं जो साइंटिस्ट ने बताई। स्नेल ने सिर्फ ये बताया था कि साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, साइन आई अपॉन साइन आर, ये रेशो कांस्टेंट होता है। स्नेल ने सिर्फ इतना बोला था, दिस इज स्नेल्स लॉ। बाद में लोगों ने पता लगाया कि जो कांस्टेंट की बात स्नेल भैया कर रहे थे, दैट इज μ2 by μ1, refractive index of medium 2 with respect to 1। पर आप याद रखिएगा स्नेल ने ये बात नहीं बोली थी, स्नेल ने बोला था sin i by sin r कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट की वैल्यू ये आएगी, ये स्नेल ने नहीं बोला था। क्या इतनी बात समझ में आती है? यस सर। लेकिन मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूं कि आप इसको ऐसे याद मत करिए, आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, वैसे याद रखिए, आप जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जब आप ऐसे लिखते हो फ्रैक्शन की फॉर्म में कि sin i upon sin r is equal to μ2 upon μ1, तो उसमें कई बार गलती होती है कि ऊपर μ2 लिखें कि नीचे μ2 लिखें, μ1 ऊपर लिखें कि नीचे लिखें। वो गलती से बचने के लिए बेस्ट क्या है, ऊपर वाला मीडियम देखिए, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ऊपर वाले मीडियम का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, हो गया। इस मीडियम में एंगल कितना बन रहा है, इस मीडियम में एंगल बन रहा है I, तो जो एंगल बन रहा है उसका साइन लेके मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी बात समझ में आई? अब यही काम नीचे वाले मीडियम के लिए करो, नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, और उसमें जो एंगल बन रहा है उसके साइन से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को इक्वेट कर दो। अगर आप इसको रीअरेंज करके देखेंगे आपको यही मिल जाएगा स्नेल्स लॉ। बात समझ में आ रही? यस। तो आप ऐसे याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। पहले एक मीडियम का म्यू मल्टीप्लाइड बाय उस मीडियम में बनने वाला एंगल का साइन, फिर दूसरे मीडियम का म्यू मल्टीप्लाइड बाय उस मीडियम में बनने वाला एंगल का साइन, एंड देन सिंपली इक्वेट बोथ ऑफ देम, यू विल गेट योर आंसर। कोई समस्या वाली बात? नो सर। ठीक, एग्जांपल देखिए, बहुत ही सिंपल सा घटिया सा एग्जांपल की बात हो रही है। μ1 है, μ√2 है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई 45 डिग्री पे और आर एंगल पे रिफ्रैक्ट होकर चली गई। आपसे कहा गया आर निकाल के दिखाओ, तो आपने कहा आर कैसे निकालेंगे, सिंपल स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, कुछ नहीं करना है। क्या लगा देते हैं, स्नेल्स लॉ। पहले ये वाला मीडियम देखो, इसका म्यू कितना है 1, इसमें एंगल बनने वाला 45, तो 1 इंटू साइन 45। अब ये नीचे वाला मीडियम देखो, इसका म्यू कितना है √2, इसमें बनने वाला एंगल r इंटू साइन r, दोनों को बराबर कर दो, 1 बाई √2 इज इक्वल टू √2 साइन r। ये √2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। साइन r अगर 1/2 है, r की वैल्यू 30 डिग्री है, बात हो गई खत्म। एनी प्रॉब्लम? नो सर। सिंपल सिंपल।
बोलो बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। अब सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए इस तरीके का सवाल आ जाता है पेपर में, इसका μ1 है, this is μ1, this is μ2, this is μ3, this is μ4, this is μ5, which is √2। क्या काम करिए, इसको √2 कर लीजिए, इसको 1 कर लीजिए। बीच के जो म्यू है वो आपको नहीं दे रखे। क्वेश्चन ये है, यहां से रे ऑफ लाइट आई 30 डिग्री, और आपको फोटो में ऐसा दिया हुआ है कि ये रे ऑफ लाइट पहले ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे चली। आपसे कहा गया ये वाला जो एंगल है R, ये निकाल के दिखाइए कितना एंगल होगा, और बीच के जो मीडियम है उसके म्यू आपको गिवन नहीं है, उसके म्यू हमको नहीं पता क्या म्यू है। क्वेश्चन समझ में आ गया है? यस सर। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर बहुत सारे रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं और नॉर्मल्स पैरेलल हैं, देखो ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, सब आपस में पैरेलल हैं, तो सिंपल सी बात क्या है, अगर नॉर्मल्स पैरेलल हैं तो आप स्नेल्स लॉ किसी भी दो मीडियम में उठा के आंख बंद करके लगा सकते हैं। मुझे इस बीच के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे इसमें और इसमें उठा के स्नेल्स लॉ लगाऊंगा। यानी कि मैं क्या करूंगा, मैं देखो क्या करूंगा, इसका म्यू √2, इसमें बनने वाला एंगल sin 30, सीधे इसके साथ ये ले लूंगा, इसका म्यू 1, इसमें बनने वाला एंगल sin r, इक्वेट कर दूंगा। sin 30 कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू sin r, ये कट के यहाँ पे √2 बचेगा, 1/√2, r की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। दिस इज माय आंसर। बात समझ में आती है? यस सर। बोलो यस और नो। यस सर। बट ऐसा हमेशा कर सकते हैं क्या? जब नॉर्मल पैरेलल होंगे तब। जब नॉर्मल पैरेलल है सिर्फ तभी ऐसा कर सकते हैं। सवाल है ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं? जरा 30 सेकंड अपने दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कि जब नॉर्मल्स पैरेलल हैं तब हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं। ये आपको जो इसका जो रीजन है ये आपकी स्नेल्स लॉ की अंडरस्टैंडिंग को काफी डेवलप करेगा। ध्यान से देखिए, बेसिकली इसका म्यू 1 है, मान लो ये एंगल x बन रहा है। अब एक काम करो, इस वाले सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ, यहाँ पे लगाओ स्नेल्स लॉ इस बाउंड्री पे, तो इसमें और इसमें लगाओ, इसमें और इसमें, तो देखो इस वाले मीडियम का म्यू √2 into sin 30 should be is equal to μ1 into sin x। पहले बताओ क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। अब एक बात बताओ, अगर ये एंगल x है तो क्या ये भी x है? यस सर। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि नॉर्मल्स पैरेलल है। बोलो यस। यस सर। ये x है, ये x है। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ, तो अगर मैं इस एंगल को y बोल दूं और यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊं तो क्या स्नेल्स लॉ लगेगा इस मीडियम और इस मीडियम में, तो इस मीडियम का μ1 into sin x जो कि ये लिखा हुआ है should be is equal to μ2 into sin y, यानी कि this is equal to this and this is equal to μ2 sin y। एग्रीड? यस सर। नाउ अब अगर ये एंगल y है तो क्या ये वाला भी y है? अगेन सेम रीजन। यस सर। ये z है, तो अब यहाँ स्नेल्स लॉ लगाऊं तो इसमें और इसमें लगाओगे तो μ2 into sin y जो ये लिखा हुआ है is equal to μ3 into sin z, is equal to μ3 into sin z। फिर अगर ये z है तो ये भी z है,
ये z है तो इसको आप a मान लीजिए। तो अगर आप यहाँ स्नेल लॉ लगाएंगे तो μ3 इंटू साइन z वो लिखा हुआ है इज इक्वल टू μ4 इंटू साइन a। करेक्ट, ये a है तो ये a है। अगर आप यहाँ स्नेल लॉ लगाएंगे तो μ4 इंटू साइन a जो कि ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू μ5 विच इज 1 इंटू साइन r। दिस इज 1 इंटू साइन r, यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर, यानी कि सारे आपस में बराबर। तो मैंने सीधे पहला और आखिरी लेके यहाँ बराबर कर दिया और सीधे सीधा आंसर निकाल लिया। समझ में आई बात? यस सर। मुझे बीच वालों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा मैं सिर्फ तब कर पाऊंगा जब नॉर्मल्स पैरेलल होंगे, क्योंकि जब नॉर्मल्स पैरेलल होंगे तभी मैं ऐसा बोल पाऊंगा कि ये x है तो ये भी x है, वरना ऐसा नहीं होगा। समझ आई बात? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, क्या रिफ्रैक्शन के बेसिक फंडे क्लियर हैं आपको? यस सर। ठीक है, हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन किया था? हमने कहा था μ21 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा आगे देखते हैं कि क्या हम इसके कोई और फॉर्मूले बना सकते हैं। μ2 अपॉन μ1, μ2 कैन बी रिटन एज c अपॉन v2 divided by c upon v1. This is the basic definition of refractive index. c and c can be cancelled out. ये आएगा v1 upon v2। बोलो बात समझ में आती है? यस। v1 can be written as f lambda 1, v2 can be written as f lambda 2 because v बराबर f lambda। और यहाँ पे आप ये सवाल मुझसे नहीं पूछेंगे कि सर आपने वेलोसिटी में v1 v2 लिखा, लैम्डा में लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिखा, फ्रीक्वेंसी में f1 f2 क्यों लिखा? क्योंकि पहले पढ़ा दिया रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो ये कट जाएगा, यानी कि ये लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? यस। इसका मतलब अगर मैं इसको 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 और इसको सबको साथ में लिखूं तो मैं बोल सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन 1 व्हिच इज वेलोसिटी ऑफ 1 अपॉन 2 व्हिच इज वेवलेंथ ऑफ 1 अपॉन 2। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दिमाग में रहना चाहिए। और ये रिलेशनशिप दो चीजें काफी चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। वो क्या दो चीजें चिल्ला चिल्ला के बता रहा है? μ2/1 1/2 1/2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता ही है, लैम्डा के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर हम बात कर लें विबग्योर की, तो हम सबको पता है वायलेट से जब आप रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब वायलेट से अगर आप रेड की तरफ जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का घटेगा, यानी कि किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा होगा, रेड कलर के लिए सबसे कम होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आगे देखिए। अब जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस। पहले इसका मतलब अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस का मतलब हम रिफ्रैक्शन के उन केसेस के बारे में बात करेंगे जिसमें जो बाउंड्री दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है, μ1 और μ2 जो बाउंड्री है जो सेपरेट कर रही है वो एक प्लेन बाउंड्री हो। क्योंकि एक बात बताओ, मान लो ये एक मीडियम है μ1 और ये एक दूसरा मीडियम है μ2, इन दोनों को सेपरेट करने वाली बाउंड्री प्लेन भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, पैराबोला भी हो सकता है, कोई और रैंडम शेप भी हो सकता है, कोई भी बाउंड्री है इनको सेपरेट कर सकती है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस। प्लेन का मतलब है जो बाउंड्री इन दोनों को सेपरेट करेगी वो एक प्लेन सरफेस होगा। बोलो क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ऑल्सो इमेज बनाने के लिए कितनी रे चाहिए होती है?
2 इमेज बनाने के लिए कितनी रे चाहिए होती है? 2। तो यहां ध्यान से देखना कि क्या है। मान लो दिस इज μ1, दिस इज द बाउंड्री विच इज सेपरेटिंग, दिस इज μ2, और इमेज फॉर्मेशन की बातें हो रही हैं। इमेज कैसे बनेगी और इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या फॉर्मूले लगाए जाएंगे? तो बेटा ये डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर आप इस डेरिवेशन को अच्छे से समझेंगे तभी आपको चीज समझ में आएंगी, क्योंकि इस डेरिवेशन को करते वक्त, रिजल्ट को निकालते वक्त बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अज्यूम करनी पड़ेंगी। तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है कहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, और ये जो लाइन है ये नॉर्मल लाइन है, ये जो लाइन है ये इस बाउंड्री के परपेंडिकुलर है, और जो ऑब्जर्वर है वो इसी लाइन पे है। मतलब ऑब्जर्वर की आंख ऐसे परपेंडिकुलरली देख रही है। परपेंडिकुलरली देखने का मतलब क्या है? जैसे मान लो मेरे हाथ में, इमेजिन करो कि मेरे हाथ में ये ग्लास है, ये क्या है? ग्लास है, कांच का। अब इस कांच के ग्लास को मैं ऐसे देख सकता हूं, तो जब मैं इसे ऐसे देख रहा हूं तो ये नॉर्मल व्यूइंग नहीं है। नॉर्मल व्यूइंग का मतलब होता है परपेंडिकुलरली देखना। मैं इस कांच के ग्लास को जब ऐसे देखूंगा बिल्कुल ऊपर से, आप देख सकते हो दिस इज परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं नॉर्मल व्यूइंग। यानी कि हम जो भी ऑप्टिक्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉर्मल व्यूइंग के लिए। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? वो अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आती है? यस सर। समझो, आपको याद है जब हमने मिरर के डेरिवेशंस किए थे तो मिरर में हमने सिर्फ पैराक्सियल रेज मानी थी जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटे माने थे। बोलो हाँ या ना? यस सर। बस वही कारण है कि उसी कारण की वजह से हम सिर्फ कौन सा ऑब्जर्वर ले रहे हैं? नॉर्मल व्यू। कैसे? जैसे मान लो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है तो लाइट तो यहीं से आएगी, तो यहां से मान लो एक लाइट रे ऐसे आई। अगर ये लाइट रे ऐसे आई तो क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है? बोलो हाँ या ना? यस सर। छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है? बड़ा। ये रिफ्रैक्ट होके कुछ ऐसे जाएगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। लेकिन अगर मेरे ऑब्जर्वर की आंख यहाँ पर है, मतलब ऑब्जर्वर ऐसे परपेंडिकुलरली देख रहा है, तो क्या ये रे मेरे ऑब्जर्वर की आंखों में आएगी? नो सर। यानी कि इस ऑब्जर्वर के लिए ये रे बेकार है लाइट की। समझ आई बात की नहीं आई? यस सर। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस वाली लाइट रे की बात करूं, और पास से दिखाता हूं मैं, अगली फिगर में फोटो की खूबसूरती के लिए सही दिखाऊंगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है नॉर्मल। देख के बताओ, एंगल आई बहुत बड़ा है बहुत छोटा है? छोटा। ये जब रिफ्रैक्ट होगी तो क्या ये मेरे ऑब्जर्वर की आंखों में आ जाएगी? यस सर। यही फायदा होता है नॉर्मल व्यूइंग का। नॉर्मल व्यूइंग का मतलब जो रेज हमारे काम की होती हैं, जो रेज हमारे ऑब्जर्वर तक पहुंचती हैं, वो सिर्फ वही रेज होती है जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या माना जा सकता है? छोटा माना जा सकता है। यानी कि पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशंस लिए जा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो इसका मतलब इमेज फॉर्मेशन का पहला असम्पशन, वी कंसीडर नॉर्मल व्यूइंग ओनली। हम लोग सिर्फ क्या कंसीडर करते हैं? नॉर्मल व्यूइंग कंसीडर करते हैं, परपेंडिकुलर व्यूइंग कंसीडर करते हैं। इसका मतलब एंगल आई क्या मान के चलते हैं? छुटकू मान के चलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। तो अब ये फिगर क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, मैं इस फिगर को मिटा रहा हूं और अब आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, चित्र की खूबसूरती मेंटेन करने के लिए मैं जो एंगल आई बनाऊंगा वो बड़ा बनाऊंगा, लेकिन आप अपने दिमाग में ये बात लेके चलेंगे कि वो एंगल आई सिर्फ दिखाने के लिए बड़ा बनाया गया है ताकि चित्र खूबसूरत रहे। एक्चुअल में वो एंगल आई बड़ा नहीं। बोलो ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है। बताओ, इमेज बनाने के लिए कितनी रे चाहिए? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। इमेज बनाने के लिए कितनी रे चाहिए?
2, पक्का? अरे इमेज बनाने के लिए कितनी रे चाहिए? बोलो बच्चों, 2 रे चाहिए होती है। सर 2 रे चाहिए। तो मान लो इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे आई, कितने एंगल पे? आई एंगल पे। फिर से मैं बोल रहा हूं, अब लड़ना मत मुझसे कि सर ये आई तो आपने बड़ा बनाया, एक्चुअल में ये रे ये वाली है जो यहाँ टकरा रही है, लेकिन वो चित्र बहुत गंदा हो जाएगा इसलिए उसे दिखाया आ गया है। समझ में आई बात की नहीं आई? बोलो हाँ या ना। यस सर। इसका यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा कि नहीं? यस सर। किधर बेंड होगी ये? टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। हमें थोड़ी पता है कि μ1 बड़ा है कि μ2 बड़ा है, कौन रेयर है कौन डेंसर है। हाँ, अगर मैं मान लूं कि μ2 बड़ा है μ1 से, तो ये μ छोटा है ये μ बड़ा है, मतलब ये रेयर है ये डेंसर है। रेयर से डेंसर का मतलब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। यस सर। और क्या आपको समझ में आ रहा है? ये वही रे है जो आपकी ऑब्जर्वर की आंख में ये जा रही है कि नहीं जा रही है? जा रही है। जा रही है। कीप दिस इन माइंड। इस एक रे से इमेज बन जाएगी कि एक और बनानी पड़ेगी? एक और। एक और इधर से ले लो। ये आई, ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई, ये आ। तो मेरे ऑब्जर्वर की आंखों में दोनों रेस कौन सी आ रही है? मेरे ऑब्जर्वर की आंखों में ये दोनों रेस नहीं आ रही है। मेरे ऑब्जर्वर की आंखों में एक रे ये आ रही है और एक रे ये आ रही है। और मैं अगर अपने ऑब्जर्वर से पूछूं कि ये दोनों रेस कहां से आ रही है, तो ये दोनों रेस इधर तो कहीं एक्चुअली काट नहीं रही है। तो मेरा ऑब्जर्वर क्या करेगा? मेरा ऑब्जर्वर कहेगा अच्छा पीछे देखता हूँ, शायद पीछे मुझे कोई पॉइंट मिले जहां से आती हुई लग रही है, तो उसे पीछे एक पॉइंट मिलेगा जहां से उसे दोनों रेज आती हुई फील हो रही होगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो बेसिकली वो जो पॉइंट है वो क्या है? इस ऑब्जेक्ट की इमेज ही तो है। ये इस ऑब्जेक्ट की क्या है जल्दी बताइए? इमेज। इमेज है। रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? वर्चुअल। दिस इमेज इज रिफ्लेक्शन। ये इमेज रिफ्लेक्शन की वजह से बनी है और फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। क्या यहां तक बात समझ में आती है कि नहीं? यस यस सर। सर। आप बताओ, ऑब्जेक्ट रियलिटी में सरफेस से जिस हाइट पे रखा होता है, ध्यान सुनिएगा, ऑब्जेक्ट सरफेस से, सारी हाइट सरफेस से लेते हैं, ऑब्जेक्ट रियलिटी में सरफेस से जिस हाइट पे रखा होता है उसे कहते हैं एचआर। एचआर मतलब रियल हाइट। और जहां पर आपको इमेज दिखाई दे रही है सरफेस से, उस हाइट को बोलते हैं एच ए। याद रखिएगा दोनों हाइट मैंने ऑब्जर्वर से नहीं ली है, सरफेस से ली है। इसमें भी कई बार गलती हो जाती है। दिस इज एपरेंट हाइट या विजिबल हाइट, क्योंकि ऑब्जर्वर है, सॉरी, ऑब्जेक्ट रखा कहां है? ऑब्जेक्ट रखा ओ पर है, लेकिन मेरे ऑब्जर्वर को दिख कहां रहा है? मेरे ऑब्जर्वर को तो आई पे दिख रहा है ना, तो मेरे ऑब्जर्वर को तो जो उसकी हाइट दिख रही है वो एच ए है, एच आर थोड़ी दिख रही है। क्या ये बात समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते? यस सर। अब आपको एच ए और एच आर के बीच में रिलेशन निकाल के लाना है, वही आपका डेरिवेशन है, तो ध्यान सुनिएगा। अगर मैं यहां पर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो क्या लगता है, क्या लगेगा स्नेल्स लॉ? आई होप आप लोग सब एग्री करेंगे कि μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। बोलो हाँ कि ना। यस सर। ध्यान से देखना, एंगल आई आपने बड़ा माना है छोटा माना है? छोटा। फिगर देखो, अगर एंगल आई छोटा होगा तो एंगल आर भी छोटा होगा। और इतना पता है फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा टेन थीटा सब बराबर होते हैं। यस सर। तो साइन आई को आप रिप्लेस कर सकते हैं टेन आई से, और साइन आर को आप रिप्लेस कर सकते हैं टेन आर से। मैं आखिरी बार सवाल पूछ रहा हूँ, साइन आई को टेन आई से और साइन आर को टेन आर से, ये हर रे के लिए रिप्लेस कर सकते हैं या सिर्फ उन रेस के लिए रिप्लेस कर सकते हैं जो बहुत पास से आ रही है? जो बहुत पास से है। क्योंकि जो रेज एक्चुअली में बहुत दूर से आ रही है उनके लिए तो एंगल आई अच्छा खासा बड़ा है, उसमें साइन आई टेन आई बराबर नहीं है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। अब देखो बेटा मैथ्स,
इसको थोड़ा सा बढ़ा लो ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, इस पॉइंट का नाम ए रख लो, इस पॉइंट का नाम बी रख लो, और जो मैं दिखा रहा हूं उसको देखो, ये वाला एंगल पूरा पूरा आई है, तो अगर ये वाला एंगल पूरा पूरा आई है तो क्या ये वाला एंगल पूरा पूरा आई है? बोलो हाँ कि ना। यस सर। ये वाला एंगल पूरा पूरा कितना है? आर। तो क्या ये वाला एंगल पूरा पूरा आर है? यस सर। तो बताओ tan i, व्हाट इज tan i फ्रॉम द फोटो? tan i ए बी अपॉन AO, AB अपॉन AO, और tan r कितना हो जाएगा? tan r हो जाएगा AB अपॉन AI। एग्री कर रहे हैं आप? यस सर। ये कट गया, यहां से मुझे क्या मिला? यहां से मुझे मिला AI अपॉन AO इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। यस और नो? यस सर। बोलो हाँ या ना? यस सर। एक काम कर, इसको उल्टा करके लिख ले तो ज्यादा इजी पड़ेगा तेरे को। इसको ऐसे लिख ले कि AO अपॉन AI, मतलब ये AO इधर लेगा, AO अपॉन AI इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। What is AO? Look at the figure. What is AO? एच आर। H real. What is AI? क्या AI HA है? यस सर। इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। तो μ1 अपॉन μ2 से आप याद नहीं रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में फिर आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा μ1 था कौन सा μ2 था, तो इसको याद ऐसे रख, म्यू ऑफ IR अपॉन म्यू ऑफ RR। इसका मतलब मैं अभी समझाता हूं, यही गवर्निंग रिलेशन होता है जब भी रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, कहां से? प्लेन सरफेस से। HR और HA के मतलब आपको क्लियर है? सर म्यू IR का क्या मतलब है? म्यू IR का मतलब है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें इंसिडेंट रे है। म्यू RR का मतलब हो गया उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है। तो फिगर देखो, इंसिडेंट रे μ1 में है, रिफ्रैक्टेड रे μ2 में है, तो म्यू IR हो जाएगा μ1, म्यू RR हो जाएगा μ2। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। सारे बच्चे जल्दी से बताइए, क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। क्या ये फॉर्मूला हर रे के लिए ट्रू है या सिर्फ उन रेस के लिए ट्रू है जहां पे आई स्मॉल है? जहाँ पे आई स्मॉल है। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स देखो। अब मैं आप यहाँ पे तो आपको दिखा नहीं सकता, पर आई एम श्योर आप सबने ये काम किया होगा, ठीक है ना? पहले इस चीज को मैं प्रैक्टिकली फील कराता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि फॉर्मूले से एक लाइन में कैसे आंसर आ जाएगा। आप में से कितने लोगों ने ये काम किया हुआ है? एक ग्लास लीजिए कांच का ट्रांसपेरेंट, उसमें पानी भर लीजिए, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, बाहर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहाँ पे पानी के अंदर एक कॉइन रख दीजिए C बॉटम पे, सिक्का, और बिल्कुल ऊपर से परपेंडिकुलरली यहां से जाके इसको देखना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल ऊपर से। कितने लोगों ने फील किया है कि सर जब ऊपर से हम ऐसे आंख रख के देखते हैं सिक्के को तो ये सिक्का उठा हुआ दिखता है? यस सर। फील किया है? यस सर। वो सिक्का जो उठा हुआ दिख रहा है, पहले तो हम उसे रे डायग्राम से समझते हैं, पहले तो रे डायग्राम से फील करते हैं कि आखिर वो सिक्का उठा हुआ क्यों दिख रहा है, फिर देखते हैं कि फॉर्मूले से कैसे काम होगा। तो मान लो ये जो है ये 36 सेंटीमीटर, एक एग्जांपल लेने के तौर पे मैंने बता दिया कि सरफेस से 36 सेंटीमीटर। आराम सुनना, देखना, पहले रे डायग्राम समझाता हूं। बताओ ऑब्जेक्ट कौन है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? कॉइन। कौन ऑब्जेक्ट है, तो इंसिडेंट रे यहीं से आएगी। यस सर। ये ऑब्जर्वर बोला है ना? यस सर। तो अगर मुझे कॉइन उठा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? दिमाग में सोचो, मैं कॉइन को देखता हूँ कि कॉइन की इमेज को देखता हूं? इमेज को। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस कॉइन की इमेज ऊपर बन रही है, बोलो हाँ या ना?
यस सर। उसको फील करो। इमेज बनाने के लिए तुम्हें कितनी रे चाहिए होती? 2। तो इस कॉइन से एक रे ऐसे ले लो। बताओ बेटा, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या ये प्लेन सरफेस है? यस सर। प्लेन सरफेस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? बोलो हाँ है ना? यस। किधर जाएगी ये रे? टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्योंकि इसका म्यू ज्यादा है, इसका म्यू कम है, तो ये डेंसर है, ये रेयर है। डेंसर से रेयर जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक रे और ले लो। ये भी ऐसे जाएगी। अब खुद से फील करके बताओ, ये रे और ये रे एक्चुअली में कहीं काटेंगे? नो सर। इधर काटेंगे, पीछे मिलाने पे काटेंगे, यानी कि यहाँ पर कॉइन की वर्चुअल इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बोलो। यस सर। कॉइन बेसिकली जो यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि मेरी आंख में फील करके बताऊंगा, मेरी आंख में कौन सी रे पहुंच रही है? ये वाली दोनों कि ये वाली दोनों? ऊपर वाली दोनों कि नीचे वाली दोनों? ऊपर वाला। मेरी आंखों में तो ये रे नंबर 1 और रे नंबर 2 पहुंच रही है ना। तो अगर मेरी आंख में ये रे और ये रे पहुंच रही है, तो मुझे क्या लगेगा कि ये दोनों रेस तो सी डैश से आ रही है, यानी कि मुझे कॉइन की इमेज यहाँ दिखाई देगी, इसलिए मुझे कॉइन उठा हुआ दिखाई देता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. क्या आपको ये समझ में आता है कि सरफेस से जहां पर मुझे कॉइन दिखाई दे रहा है, यही मेरा एच एपरेंट होना चाहिए? एग्रीड? यस सर। और मैं फॉर्मूले से भी इसको देखो, बिना पेपर में इतना टाइम नहीं है कि आप रे डायग्राम बनाओ, ये तो मैंने आपको फील करने के लिए बनाया। मैं बिना फॉर्मूला लगाए भी, मतलब बिना रे डायग्राम बनाए फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकता था कि ये ऊपर दिखेगा। कैसे? मेरे पास फॉर्मूला है एच रियल अपॉन एच एपरेंट इज इक्वल टू म्यू ऑफ इंसिडेंट रे अपॉन म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। क्योंकि प्लेन सरफेस का रिफ्रैक्शन है, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। एच रियल इस कॉइन की इस सरफेस से एक्चुअल हाइट 36 सेंटीमीटर है। एच एपरेंट मुझे निकालनी है। म्यू ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉइन से जा रही है, तो ये इंसिडेंट रे है, वो है 4/3 पानी के अंदर, और रिफ्रैक्टेड रे ये दोनों है, वो एयर में है, तो वो 1 हो जाएगा। तो यहां से एच हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा। 3 × 9 27। आप देख पा रहे हैं कि जो एपरेंट हाइट है वो 27, यानी कि 36 से छोटी आ रही है। रियल 36 है, लेकिन एपरेंट 36 से छोटी है 27। इसका मतलब कॉइन ऊपर उठा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कॉइन में कितना शिफ्ट आ गया, कॉइन कितना शिफ्ट हो गया है, 36 - 27। तो शिफ्ट कितना हो गया ऊपर की तरफ? दिस इज 36 - 27, यानी कि कितना? 9। 9 सेंटीमीटर। बोलो, क्या ये बात समझ में आई? यस सर। सारे बच्चे जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. डाउट है इसमें? नो सर। एक बार बताओ फिर एग्जांपल के तौर पे। दूसरा एग्जांपल देखो। मान लो, पहले बिना फॉर्मूला लगाए फील करके बताना। पानी है, इस बार तो हमने कॉइन की बात करी थी, कॉइन पानी में रखा हुआ था, कॉइन पानी में रखा हुआ था। इस बार मैं केस उल्टा कर देता हूँ। मान लो यहाँ मछली है एफ, और यहाँ चिड़िया है, और चिड़िया 36 सेंटीमीटर पर उड़ रही है पानी के सरफेस। यहाँ म्यू 1 है और पानी का म्यू 4/3। दिस इज बर्ड, चलेगा? अब आपसे कहा गया है एफ सीज बी, ध्यान से देखिएगा, एफ सीज बी, यानी कि मछली चिड़िया को देख रही है, यानी कि अब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है। पिछली बार ऑब्जर्वर बाहर था, ऑब्जेक्ट अंदर था, इस बार ऑब्जेक्ट बाहर है, ऑब्जर्वर अंदर है। क्या ये समझ में आया? यस सर। बिना फॉर्मूले लगाए फील करके बताओ, इस मछली को ये चिड़िया यहां दिखेगी, नीचे दिखेगी कि ऊपर दिखनी चाहिए? रे डायग्राम से फील करके बताओ, किधर दिखेगी उसको ये चिड़िया? ऊपर दिखेगी। ऊपर दिखेगी। कैसे? ऑब्जेक्ट कौन है? मछली ऑब्जेक्ट है कि चिड़िया ऑब्जेक्ट है? चिड़िया। 2 रे चाहिए, बोलो हाँ है ना? यस सर। यहां से एक रे लिया, किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स नॉर्मल।
टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयरर से डेंसर। एक रे और लिया, ये भी किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या अच्छा ये समझ में आता है? यही रे और ये दोनों रे ही हैं जो मछली की आंखों तक पहुंच रही है, बोलो हाँ या ना? यस सर। क्या ये दोनों एक्चुअली में काट रही हैं? नो सर। No, sir. पीछे मिलाने पे काटेंगी, यानी कि यहाँ पे कहीं मछली की इमेज बन रही होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? यस Yes. सर। फॉर्मूले से भी आ जाता, HR/HA इज इक्वल टू म्यू ऑफ इंसिडेंट रे अपॉन म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। ध्यान से देखना, मछली की रियल हाइट सरफेस से 36 है, दे रखी है क्वेश्चन में। एपरेंट तुझे निकालनी है। म्यू ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे तो बर्ड से आएगी, तो बर्ड से जो इंसिडेंट रे आएगी वो एयर में होगी, यानी कि ये हो गया 1, और रिफ्रैक्ट होके पानी में जा रही है, तो ये हो गया 4/3। 3 ऊपर पहुंच जाता है बेटा उसमें, तो 36/HA इज इक्वल टू 3/4। 3 से काटोगे यहाँ 12 आ जाएगा, HA आ जाएगा 12 चौक 48। आप देख सकते हैं बर्ड की रियल हाइट 36 थी और एपरेंट हाइट 36 से ज्यादा आ रही है, 48 आ रही है, और आती कहां से? सरफेस से। सब सरफेस से ही लेते हैं, यानी कि बर्ड की जो एपरेंट हाइट है, विजिबल हाइट, वो सरफेस से 48 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये 48 36 से ज्यादा है, ऑब्वियसली बता रहा है कि बर्ड ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर दिख रही होगी। और कोई पूछेगा कितना शिफ्ट आ गया, तो शिफ्ट अगर मुझे निकालना होगा, मैं कहूंगा 12 सेंटीमीटर का शिफ्ट है। क्या ये बात समझ में आएगी? नहीं? यस सर। रियल लाइफ एप्लीकेशंस और फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. अच्छा फील करके बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में उल्टा कर दूं, अगर मैं बात कर लूं B sees F, मतलब चिड़िया मछली को देख रही है, तो जब चिड़िया मछली को देखेगी तो उसे मछली यहां दिखेगी, नीचे दिखेगी कि ऊपर दिखेगी? ऊपर। अगर चिड़िया मछली को देख रही है तो वो तो यही केस हो गया ना जब आप सिक्के को देख रहे हैं। Yes, यस sir. सर। चिड़िया को मछली किधर दिखेगी? ऊपर। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। जितना भी आज पढ़ाया, क्या एक एक चीज अच्छे से क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, आज के लिए इतना ही, जा सकते हैं।